हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे। आज हम फर्दर पढ़ेंगे आगे के ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए। तो उससे पहले हम सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पढ़े, उससे पहले हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्डर। ठीक है, जनरल रिएक्शन मान लिया किसी भी एन ऑर्डर के लिए है, nth ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन आएगी, क्या इक्वेशन आएगी, वो हम पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन है ना, nth ऑर्डर की। जैसे आपने मान लिया कि ए से बी में चेंज हो रहा है, ए से बी में चेंज हो रहा है, या मैं ये मान लिया न्यू ए से एम बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने एन ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर। स्टार्टिंग में ये ए नोट था, ये 0 था, ये 80 हो गया, ये x हो गया, है ना। तो ये मान लिया nth ऑर्डर है, तो रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, रेट इज इक्वल टू -1 अपॉन न्यू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर n लिखूंगा, जनरल ऑर्डर ये लिखूंगा। तो ये देखना क्या आएगा, -da अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू के न्यू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, कहाँ से, 0 से t, और ये होगा a नोट से 80। अब देखना, यदि n की पावर 1 रखता हूं फॉर n इज इक्वल टू 1, dA अपॉन a होता है ln a। तो ये कैंसिल आउट करके बाकी सब के लिए जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये नेगेटिव इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा a की पावर -n+1 अपॉन -n+1। लिमिट कहाँ से है, a नोट से 80 इज इक्वल टू माइनस न्यू के टी। समझ रहे हो, जहां n क्या है, नॉट इज इक्वल टू 1। n एक नहीं है, एक के अलावा 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होगी ये इक्वेशन, बाकी सब पे अप्लाई, क्योंकि यदि n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हो जाता है d अपॉन a, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln a। बाकी का इंटीग्रेशन देखना कैसे किया, बाकी का इंटीग्रेशन किया हम जानते हैं, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करूँ तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये देखना, ये है a की पावर n, ऊपर जाके हो जाएगा a की पावर -n dA, यही है ना, a की पावर -n dA। और इसका इंटीग्रेशन देखना, n की जगह -1 कर दो तो a की पावर -n+1 अपॉन -n+1। ये इंटीग्रेशन क्या है, a की पावर -n+1 बटा -n+1। लिमिट क्या है, a नोट से 80 इज इक्वल टू माइनस, इधर ले गया मैं माइनस न्यू के टी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये रफ पार्ट है अपना, इतना ये वाला रफ पार्ट है। n क्या 1 नहीं होगा। अब इधर लिमिट रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 80 -n+1 अपॉन -n+1 माइनस a नोट -n+1 अपॉन -n+1 इज इक्वल टू माइनस न्यू के टी। ये इधर जाएगा -n+1 एलसीएम आ जाएगा, और उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 80 1 - n लिख दूँ ना, 1 - n पॉजिटिव का 1 - n माइनस a नोट 1 - n इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - n और माइनस से लगेगा तो n-1 न्यू के टी। या इक्वेशन क्या आ जाएगी, 80 1 - n इज इक्वल टू a नोट 1 - n प्लस n-1 न्यू के टी। जहाँ न्यू क्या है, न्यू यहाँ ये इक्वेशन n नोट इज इक्वल टू 1 होगा, और न्यू क्या है, स्टोइक्योमेट्री। n न्यू क्या है, स्टोइक्योमेट्री। और न्यू यदि 1 मान लो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 80 1 - n इज इक्वल टू a नोट 1 - n प्लस n-1 के टी। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, जिसे हम किसी भी ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम किसी भी ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन पूछे तो क्या होती है, 80 1 - n इज इक्वल टू a नॉट 1 - n
n माइनस वन के टी। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एन क्या है? 1 नहीं हो सकता, बाकी सब पे अप्लाई होगा। देखना कैसे अप्लाई होगा, हम इसका करते हैं। अपनी ये nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ गई। तो nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन पूछे तो क्या होती है? 80 1 माइनस एन इक्वल टू ए नोट 1 माइनस एन माइनस वन के टी। देखना इसकी एप्लीकेशंस, इससे हम सारी इक्वेशन के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अपनी इक्वेशन आई ए टी इज 1 माइनस एन इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस एन प्लस एन माइनस वन के टी। न्यू को मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया है ना, न्यू को 1 मान लिया। तो यदि जीरो ऑर्डर के लिए लिखूंगा, जीरो ऑर्डर एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो रखूंगा तो क्या आ जाएगा? ए टी इज इक्वल टू ए नोट, यहाँ जीरो रखूंगा तो माइनस के टी। यही कैसे निकाली थी ना हमने जीरो ऑर्डर के लिए। 1 रख नहीं सकते 2 के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए देखना एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो ए टी 1 माइनस टू इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस टू प्लस 2 माइनस वन के टी। न्यू में 1 नहीं मान रहा हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस वन इज इक्वल टू ए नोट माइनस वन प्लस के टी। इसी माइनस वन को क्या लिखता हूँ मैं? 1/80 इज इक्वल टू 1/ए नोट प्लस के टी। ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी। थर्ड ऑर्डर के लिए लिखना हो तो क्या लिखूंगा? एन की वैल्यू 3 रख दूंगा, एन इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस टू इज इक्वल टू ए नोट माइनस टू प्लस 2 के टी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 1/80 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ए नोट की स्क्वायर प्लस 2 के टी। ये हो जाएगी थर्ड ऑर्डर के लिए। इसी प्रकार फोर्थ ऑर्डर के लिए लिखनी हो तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? 1/80 क्यूब इज इक्वल टू 1/ए नोट क्यूब प्लस 3 के टी। ये किसके लिए लिखी जाएगी? फोर्थ ऑर्डर। तो आप पेपर में जब भी कोई ऑर्डर आए तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखो, वरना ये नहीं तो ये इक्वेशन याद रख लो। जीरो और 1 ऑर्डर हम नॉर्मल पढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर 1/80 इज इक्वल टू 1/ए नोट प्लस के टी। अब सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए तो सबकी स्क्वायर 2 कर दो, स्क्वायर 2। फोर्थ ऑर्डर के लिए एक कम कर दो, 3 3 3 3 3 3। फिफ्थ ऑर्डर के लिए लिखना हो या सिक्स्थ ऑर्डर के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 1/85 इज इक्वल टू 1/ए नोट 5 प्लस 5 के टी। ये किसके लिए हो जाएगा? सिक्स्थ ऑर्डर के लिए, सिक्स्थ ऑर्डर के लिए। तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन याद रखना और जनरल के लिए ये इक्वेशन। इससे आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो थर्ड तक तो अपने सिलेबस में है ही, उसके आगे का कभी पूछ ले तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन से काम चल जाएगा। अब देखना सेकंड ऑर्डर से एक चीज और, एक इक्वेशन और निकालता हूं मैं। ये है सेकंड ऑर्डर। 80 क्या होता है? a माइनस एक्स लिख सकता हूं ना मैं। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन a है, t टाइम बाद a माइनस एक्स है, x क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो kt। तो ये इधर जाएगा तो kt कितना हो जाएगा? 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, है ना। तो ये kt इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? a और a माइनस एक्स क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो ये हो जाएगा a माइनस ए प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट। तो k कितना आ जाएगा या t k कितना आ जाएगा? x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स 1/t। ये भी क्या है? सेकेंड ऑर्डर। ये इक्वेशन इसी से आई है, इसी से। तो ये इक्वेशन याद रखोगे तो सारी चीजें प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी सेकेंड ऑर्डर के लिए ले लेना, डायरेक्ट काम आ जाता है। x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और a क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल, है ना। इनिशियल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ये आ गया अपना इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, ठीक है। हाफ लाइफ,
हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ की इक्वेशन देखना, वही मैं एन ऑर्डर के लिए मानता हूं, nth ऑर्डर के लिए। अपनी इक्वेशन क्या आई, ए की पावर 1 माइनस एन, ए टी इज इक्वल टू 1 पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 के टी, या मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ न्यू के टी, ये मान के चलता हूँ। हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, एट टी हाफ एट टी इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2। हाफ लाइफ का मतलब क्या, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि एट टी कितना हो गया, ए नोट अपॉन 2 बच गया। तो क्या लिख दूंगा, ए नोट अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 के टी हाफ, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से ये इधर आएगा, तो ए नोट अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नोट 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी हाफ। यही है ना, न्यू की वैल्यू 1 मान ली, न्यू क्या है 1, जनरल बात कर रहा हूँ ना। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ, ए नोट 1 माइनस एन क्या आ जाएगा कॉमन, ए नोट 1 माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी हाफ, यही आ जाएगा, है ना। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए नोट 1 माइनस एन 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 के इज इक्वल टू टी हाफ। ये भी क्या है, जनरल फॉर्मूला, जहां n क्या है, नॉट इज इक्वल टू 1। ए 1 नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब पे ये इक्वेशन अप्लाई होगी, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस एन 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 एन माइनस 1 के होगा। अब देखना, हाफ लाइफ यदि जीरो ऑर्डर के लिए निकालूं मैं, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये क्या हो जाएगा ए नोट 2 की पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस के, 2 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या है 1/2, और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू टी हाफ। इसे सॉल्व करेंगे, देखना, तो 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो इसकी जगह मैं माइनस 1/2 लिखता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 के, यही आया था जीरो ऑर्डर के लिए, ये हम निकाल चुके थे जीरो ऑर्डर के लिए। अब देखना, इसी को अप्लाई करता हूं मैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए तो कैसे करूंगा, ए एन की वैल्यू 2 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ए नोट 1 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, यानी कि के इज इक्वल टू टी हाफ। ये क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस 1, ये अपॉन 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन के ए नोट इज इक्वल टू टी हाफ। तो कितना आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नोट सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। देखना, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट 0, टी हाफ कांस्टेंट फर्स्ट, और सेकंड के लिए 1 अपॉन ए नोट आएगा, यानी कि कम होता जा रहा है एक एक, ए नोट पहले, फिर एक कम हुआ कांस्टेंट, फिर एक कम हुआ ए नोट। अब थर्ड ऑर्डर के लिए इसी के लिए निकालूं, थर्ड ऑर्डर लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 यानी कि ए नोट माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2k इज इक्वल टू टी हाफ। यह करूंगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो टी हाफ कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2k ए नोट स्क्वायर। ये किसके लिए आ जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए। तो आप
सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। टी हाफ हाफ किसी का भी इस इक्वेशन से जनरल n इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी सारी जनरल इक्वेशन का टी हाफ किससे निकाल सकते हो, ये। और ये देखना a नोट हो गया, a नोट 2 हो गया, तो इस इक्वेशन से देखना क्या आएगा। ये साफ कर देता हूं मैं। तो ये चीज याद रखना, टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1 माइनस n के, या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 के। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, जीरो के लिए टी हाफ 1 कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0 फर्स्ट के लिए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है बाद में देखें, पहले देखना ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से मैं दोनों तरफ ln ले लूँ, या क्या लिख सकता हूँ, टी हाफ बराबर m a की पावर 1 माइनस n लिख सकता हूँ। m क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट। तो ln t हाफ क्या आ जाएगा, ln t हाफ आ जाएगा आपका ln m प्लस ln a की पावर 1 माइनस n, या ln t हाफ इज इक्वल टू ln m प्लस 1 माइनस n ln a नोट, ठीक है, a नोट लिख सकता हूं, ये a नोट कर लेना सब जगह। ये क्वेश्चन समझ में आई। ln t हाफ क्या हो जाएगा, ln m प्लस 1 माइनस n ln a नोट। यहां से देखना कुछ ग्राफ बनाएंगे अपन, है ना, कुछ ग्राफ बनाएंगे। अपने पास दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, देखना ऊपर लिख देता हूं मैं, ln t हाफ इज इक्वल टू ln m प्लस 1 माइनस n ln a नोट। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब ग्राफ देखना जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो के लिए, जीरो के लिए क्या होता है, यदि मैं टी हाफ वर्सेज ए नोट के बीच में ग्राफ खींचूं जीरो के लिए, तो अपने को पता है टी हाफ और ए नोट क्या होते हैं, जीरो के लिए रखेंगे तो प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। क्योंकि जीरो के लिए टी हाफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, हम पहले कर चुके हैं। जीरो के लिए क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट होता है। और यहां से देखूंगा तो ln टी हाफ जीरो के लिए क्या हो जाएगा, ln टी हाफ इज इक्वल टू ln m प्लस ln ए नोट, यही हो जाएगा ना। तो क्या आएगा, ln टी हाफ और ln ए नोट के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा, वही स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से। शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगे, दोनों ग्राफ आएंगे ऐसे। ये तो आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने को पता है टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, वन रखेंगे, वन रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, टी हाफ कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा, टी हाफ वर्सेज ए नोट का बीच ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। और ln टी हाफ वर्सेज ln ए नोट के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे वन रखोगे तो ये टोटल जीरो, ln टी हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। दोनों ग्राफ आएंगे सेम, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। सेकंड ऑर्डर के लिए बनाएंगे के लिए तो देखना टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 8, 2 रखेंगे तो 1 अपॉन ए नोट, और 1 अपॉन ए नोट का ग्राफ कैसा आएगा, टी हाफ वर्सेज ए नोट का बीच का ग्राफ आएगा इस प्रकार से, इनवर्सली ग्राफ। लेकिन मैं ग्राफ बनाता हूं ln टी हाफ वर्सेज ln ए नोट के बीच में, तो इसमें यदि 2 रखूंगा तो ये आ जाएगी माइनस, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से। तो ग्राफ की कंपेयर आनी चाहिए, यदि ln ए नोट के पीछे और टी हाफ और ए नोट के बीच में पूछे और ln
टी हाफ और एल एन ए नोट के बीच में पूछे तो ग्राफ कैसा आएगा, जीरो ऑर्डर के दोनों एक जैसे आएंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर के बिल्कुल सेम आएंगे, सेकंड ऑर्डर का ये इन्वर्सली आएगा तो ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं टी हाफ की कैसे क्या होगा। अब देखना टी हाफ निकालने का एक तो अपना जनरल फॉर्मूला है जिससे हमने निकाल लिया, वरना टी हाफ आप दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। देखना कैसे, अपने को सेकंड ऑर्डर का पता है 1/8t इज इक्वल टू 1/a नोट प्लस के टी, है ना। तो यदि हाफ टाइप निकालेंगे तो 8t क्या हो जाएगा a नोट अपॉन 2। तो यदि ये इक्वेशन याद है तो अभी आप डायरेक्ट टी हाफ निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 2/a नोट इज इक्वल टू 1/a नोट प्लस 2 के टी। हाँ, ये इधर जाएगा तो 2/a नोट माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू के टी हाफ। ए नोट एलसीएम आ जाएगा तो 1/a नोट इज इक्वल टू के टी हाफ, और टी हाफ क्या आ जाएगा 1/a नोट के ए नोट। तो आप इस इक्वेशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक इक्वेशन याद है तो आप हर चीज निकाल सकते हो। जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या है, इसको स्क्वायर कर देंगे, 8t स्क्वायर इज इक्वल टू a नोट स्क्वायर प्लस 2kt। थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ नेट में पूछ चुका है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होगा, तो टी हाफ के लिए वही a नोट क्या हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा a नोट अपॉन 2, ये यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a नोट अपॉन 2 की स्क्वायर यानी कि 4/a नोट स्क्वायर। 80 की जगह यदि आप a नोट अपॉन 2 रखोगे तो ये हो जाएगा a नोट की स्क्वायर, ये ऊपर जाके 2 की स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1/a नोट स्क्वायर प्लस 2kt। ये इधर आएगा तो a नोट स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो 4 - 1 इज इक्वल टू 2kt हाफ 3, और ये आ जाएगा 3/2k a नोट स्क्वायर इज इक्वल टू टी हाफ। या तो आप इस फॉर्मूले से करो या फिर आप इससे निकालो, या आपके पास फॉर्मूला है ही, जो फॉर्मूला है वो याद रखो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये इसके इन्वर्सली होता है, ये 2 होता है, ये बढ़ता चला जाता है, तो टी हाफ क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर नोट 1 - n। ठीक है, यहां से देखना ग्राफ और बनाना एक, ये ग्राफ बनाना। यदि मैं ग्राफ बनाता हूं 1/80 वर्सेज t के बीच में, 1/80 वर्सेज t के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ आएगा ऐसा। स्लोप क्या आएगा k, इंटरसेप्ट क्या होगा 1/a नोट। ये है सेकंड ऑर्डर। ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में 1/80 वर्सेज t के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन, किसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए अपन जनरल इक्वेशन लिखे तो रेट क्या होती है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो यदि मैं रेट वर्सेज a के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, r वर्सेज a के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर का होता है पैराबोलिक, ये इधर से जाएगा और नेगेटिव में भी इधर से जाएगा, जबकि a क्या हो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो a क्या रहेगा ग्राफ कैसा आएगा इस प्रकार से, ग्राफ क्या आएगा इस प्रकार से, है ना। और r वर्सेज a स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो a स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा तो ग्राफ आएगा ऐसा। तो 3 ग्राफ याद रखना, 1/80 वर्सेज t का ग्राफ है ऐसा, r वर्सेज a का ग्राफ है पैराबोलिक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ है पैराबोलिक, पैराबोलिक, और ये आएगा स्ट्रेट लाइन, r वर्सेज a स्क्वायर के बीच में स्ट्रेट लाइन। ये है कुछ ग्राफ्स, ठीक है। अब अपने को ने निकाल चुके हैं, देखना मोस्टली कंपेयर अपने को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की ही पढ़नी है। तो अपन पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर कांस्टेंट होता है, और सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a नोट होता है। इसका मतलब क्या है, देखना एक रिएक्शन आपके जीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन a नोट है,
ए नोट से ए नोट अपॉन 2 होने में टी हाफ मान लिया आपका क्या है, एक्स लग रहा है, एक्स लग रहा है 0 सेकंड में। तो ए नोट अपॉन 2 होने में टी हाफ जो लगेगा वो क्या होगा, यदि ए नोट से ए नोट अपॉन 4 होने में ये टी हाफ में टी एक्स सेकंड लग रहा है, तो इसमें कंसेंट्रेशन आधी करने पर टी हाफ क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। फिर एक्स नोट अपॉन 8 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई 4। टी हाफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे यदि ये 10 सेकंड है तो ये 5 सेकंड, ये 2.5 सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ए नोट से ए नोट अपॉन 2 जाने में टी हाफ यदि एक्स सेकंड लग रहा है तो ए नोट अपॉन 4 जाने में भी कितना लगेगा, एक्स सेकंड लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। 8 जाने में भी टी हाफ कितना लगेगा, एक्स सेकंड, है ना। यदि ये 10 सेकंड है तो 10 सेकंड के लिए देखना क्या होगा, ए नोट से ए नोट अपॉन 2 जाने में टी हाफ यदि एक्स सेकंड लगता है तो ए नोट अपॉन 4 जाने में ए नोट 2 से ए नोट अपॉन, ये क्या इनवर्सली, यानी कि कंसंट्रेशन कम होगी तो टी हाफ क्या हो जाएगा, डबल। कंसंट्रेशन आधी हुई तो टी हाफ डबल 2x लगेगा। टी हाफ क्या लगेगा, यदि 10 सेकंड है तो ये क्या लगेगा 20 सेकंड। और ए नोट से 8 जाने में टी हाफ कितना लगेगा, अब कंसंट्रेशन और आधी हुई तो ये इसका डबल हो जाएगा 4x 40 सेकंड। समझ रहे हो। तो देखना इसके लिए यदि मैं T75 देखूं, T70 का मतलब ए नोट से ए नोट अपॉन 4 तो कितना हो गया x प्लस x बाई 2 यानी कि 3/2x, तो 3/2 टी हाफ हो गया। हमने पहले भी निकाला था इसके लिए 75 अपॉन टी हाफ कितना होता है 3/2, क्योंकि x देखो ये 10 सेकंड है ये 15 सेकंड है तो 3/2 टी हाफ हो गया। इसके लिए यदि मैं T75 देखूं तो क्या आता है x प्लस x यानी कि 2 टी हाफ। और इसके लिए मैं देखूं T75 तो कितना लगा, यदि हाफ में 10 सेकंड लग रहे हैं तो टोटल में 30 सेकंड लग रहे हैं यानी कि 3 टी हाफ। तो ये रिलेशन इनके लिए आएगा। इसके लिए कम होता जाएगा टी हाफ, इसके लिए सेम रहेगा, इसके लिए टी हाफ इंक्रीज होता जाएगा और ग्राफ आएगा ऐसा। एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 4a गिवन केमिकल रिएक्शन 2NaBr changing into 2Na plus Br2. The initial concentration of reactant is 4 into 10 to power minus 3 molar. Calculate the time to required to use 1.5 into 10 to power minus 3 molar reactant। और आपको K दिया है 0.81 मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन देखिए ना, एक क्वेश्चन आपको एक गिवन केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको दे रखी है। तो देखना ए नोट आपको दे रखा है 4 into 10 to power minus 3 मोलर, और आपको क्या दे रखा है कैलकुलेट द टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टू यूज, इतना रिएक्टेंट आपको यूज करने में कितना टाइम लगा, इतना मतलब ये क्या हो गया प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो बच्चा कितना 80 कितना हो जाएगा, इतना तो यूज हो गया तो 80 कितना हो जाएगा 4 into 10 to power minus 3 minus 1.5 into 10 to power minus 3, ये कितना हो जाएगा 2.5 into 10 to power minus 3। आपके पास ए नोट है, 80 है, के है, टी की फाइंड आउट करना है। तो पर अपने को ये तो नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट ऑर्डर लगाएं कि सेकंड ऑर्डर लगाएं कि थर्ड ऑर्डर लगाएं कि जीरो ऑर्डर लगाएं। तो देखना आपको के की यूनिट दी है,
के की यूनिट हर रिएक्शन के लिए क्या होती है, स्पेसिफाइड होती है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, मोल सेकंड इनवर्स, जीरो के लिए। फर्स्ट के लिए सेकंड ऑर्डर, सॉरी सेकंड इनवर्स। मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसके लिए होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। देखना के इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। रेट की क्या होती है, मोलर सेकंड इनवर्स, कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोलर। तो वन ऑर्डर, जीरो ऑर्डर लेता तो मोलर सेकंड इनवर्स होती, वन ऑर्डर लेता तो मोल से मोल कट जाता। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी, मोलर सेकंड इनवर्स अपॉन मोलर की स्क्वायर। एक मोलर से एक मोलर कट गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोलर सेकंड इनवर्स किसके लिए होती है, सेकंड ऑर्डर। यानी कि ये रिएक्शन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर। आपको रिएक्शन कहां से पहचाननी है, यहां से। रिएक्शन सेकंड ऑर्डर गया, अब इसके लिए इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। लिख दूं क्या, यदि आपने ये इक्वेशन लिख दी, क्वेश्चन कर दिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। देखना 2, और जब भी स्टोइकियोमेट्रिक यूज हो तो हमेशा के साथ क्या कर दो, स्टोइकियोमेट्री यूज कर दो। ये इक्वेशन लगाओ, AT की वैल्यू रखो 1/1.5 इंटू 10⁻³ A0 की वैल्यू रखो 2, K की वैल्यू रखो, T फाइंड आउट करना है। अब सॉल्व आउट कर लेना। अब T की वैल्यू आपका आंसर आएगा 92.5 सेकेंड। तो स्टिक्योमेट्रिक म्यू क्या है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आप ये भूल रहे हो तो आप सारी गलती कर रहे हो, सारा काइनेटिक्स आपने जो अब तक पढ़ा है वो सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपना है सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मोस्टली हम ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर क्या है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। हिंदी में पढ़ते हैं ना, छद्म कोटि की अभिक्रिया। बीएससी मेरी भी हिंदी से ही है। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। ये छद्म क्या मतलब क्या है, सूडो का मतलब क्या है कि रिएक्शन होती तो कुछ और ऑर्डर है लेकिन दिखती कुछ और है। सूडो का मतलब क्या है, होता तो कुछ और है दिखता कुछ और है। वो कहते हैं ना चेहरे के ऊपर हर मुखौटा, वैसे ही बात है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। जैसे पर होता एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जैसे अपने पास कोई ऑर्डर आया, लेकिन उस ऑर्डर से अपने का कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रही थी, बहुत हार्ड हो रही थी। हम कुछ अजम्पशन मान लेते हैं, कुछ क्या मान लेते हैं, अजम्पशन मान लेते हैं कि जैसे अपना ये रिएक्शन कांस्टेंट रह रहा है, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, या कुछ कंसंट्रेशन को हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हैं, तो उससे हम क्या है ऑर्डर में काउंट नहीं करते। अपनी सुविधा के लिए हम कुछ अजम्पशन मान लेते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा। जैसे अब बात करता हूँ मैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये बात करता हूँ। रिएक्शन क्या होती है, CH3COO C2H5 H2O इन एसिडिक मीडियम, C2 CH3COOH प्लस C2H5, यही होती होगी। इन एक्चुअल रेट क्या आनी चाहिए थी, कि जितने भी कंसंट्रेशन सारे होने चाहिए थे CH3COO C2H5 H2O और H प्लस कैटेलिस्ट, ये भी काम आना चाहिए था। इन एक्चुअल क्या होनी चाहिए थी, ये थर्ड ऑर्डर होनी चाहिए थी, थर्ड ऑर्डर होनी चाहिए थी। लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया कि ये तो कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। कैटेलिस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो रेट क्या हो जाएगी, के C3CO C2H5 H2। हमने ये लिख दिया, होती तो ये थर्ड ऑर्डर थी लेकिन ये हो गई, तो इससे मैं क्या बोलूंगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो कौन सी ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये दिख तो थर्ड ऑर्डर ही है लेकिन है कौन सी, सेकंड ऑर्डर, तो इसे बोलूंगा सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन फिर भी मान लिया कि कंजप्शन आ रही, तो मैंने क्या मान लिया कि H2O तो क्या है, एक्सेस है,
बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उसकी कंसेंट्रेशन में चेंज तो हम देख ही नहीं पाते कि समुद्र में से एक बूंद निकाल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये भी क्या कर लिया, एक्सेस मान लिया, तो रेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इससे मैं क्या बोलूँगा, ये हो तो थी थर्ड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, लेकिन दिख क्या फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो इससे मैं बोलूँगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। होती तो एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हो रही है फर्स्ट, दिखती तो सेकंड है क्या फर्स्ट। तो इसे मैं बोलूँगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये हमने एज्यूम्पशन मानने हैं। यदि एज्यूम्पशन कुछ भी नहीं माने तो ये ओवरऑल क्या रहेगी, थर्ड ही रहेगी। यदि मैं कैटेलिस्ट कांस्टेंट मान लेता हूँ, H2SO एक्सेस मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। दिखती तो थर्ड है, होती फर्स्ट है, इसलिए इसे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हम ऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर मैंने बोला सारी चीज़ें हो सकती है। ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है मतलब क्या है, रिएक्टेंट इनवर्स टू रिएक्टेंट, इनवर्स टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के इनवर्स होगा, इसका मतलब क्या है, यदि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगी, कम होगी। रेट क्या होगी, कम होगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ओजोन डेप्लीकेशन। ओजोन डेप्लीशन, ओजोन का जो डेप्लीशन रिएक्शन है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होती है। जीरो ऑर्डर भी हो सकती है। जीरो ऑर्डर का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जितनी भी अपनी क्या कैटेलिस्ट रिएक्शन होती है या बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम काम आते हैं, जिस भी रिएक्शन में एंजाइम या कैटेलिस्ट काम आता है वो सारी की सारी रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, याद रखना, जहां भी कैटेलिस्ट यूज हो गया कोई भी, या कोई भी एंजाइम यूज हो गया, जैसे माल्टोज हो गया या इनर्टेज, जो भी एंजाइम यूज हो गया या कोई भी कैटेलिस्ट यूज हो गया, वो सारी की सारी रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या फ्रैक्शनल भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है CH3 प्लस Cl2, CCl4 प्लस HCl। ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या होता है 3/2। तो रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो होता ही होता है। पॉजिटिव में 1 2 3 जो कुछ भी हो सकता है। 1 का बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन। रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन की जितनी भी रिएक्शन है सारी की सारी कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन CH3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl कौन सी होती है, फ्रैक्शनल। कैटेलाइज्ड रिएक्शन ये बायोलॉजिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ओजोन का डेप्लीकेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखना मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। पहला है बाई ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाई ग्राफ। 3 ग्राफ आपको याद रखने हैं। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी 80 = A0 - KT। तो यदि मैं 80 वर्सेज T, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और T के बीच में ग्राफ बनाऊं तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। तो जीरो ऑर्डर का 80 वर्सेज T के बीच में नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन कैसा आता है, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यदि मैं ln 80 = ln A0 - KT, तो यदि ln 80 वर्सेज T के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा आता है, ऐसा। तो जीरो ऑर्डर के लिए 80 वर्सेज T के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव आता है। फर्स्ट ऑर्डर के ln 80 वर्सेज T के बीच में स्ट्रेट लाइन नेगेटिव आता है। और सेकंड ऑर्डर के लिए 1/80 = 1/A0 प्लस KT। तो ग्राफ बनाऊं 1/80 वर्सेज T के पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये तीनों ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट माइंड में फिक्स रखना ही है। नेगेटिव
स्ट्रेट लाइन जीरो ऑर्डर के लिए 80 वर्सेस टी के बीच में, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln 80 वर्सेस टी के बीच में, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन सेकंड ऑर्डर के लिए 1/80 वर्सेज टी के बीच में। ये तो नेट का और टीफर का मतलब फेवरेट ही है कि पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा है इसने कि ये ग्राफ किस किस के बीच में आता है, ये ग्राफ किस किस के बीच में आता है, कौन सी ऑर्डर के लिए आता है। ये तो जैसे उसका मतलब चिपकू ही है एकदम, ठीक है। ये तो पहला है बाई ग्राफ। दूसरा किससे कर सकते हैं हम, बाई टी हाफ। हाफ लाइफ से यदि आपसे पूछे तो मेजर कर सकते हैं। आपको हाफ लाइफ दे रखा हो अलग अलग टाइम पे तो हम मेजर कर सकते हैं बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अपन जानते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नोट 1 माइनस एन, ए नोट 1 माइनस एन, या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ए नोट n माइनस 1। यही होता है ना 1 माइनस एन। अब देखना आपको A1 कंसंट्रेशन पे तो टी हाफ 1 दे रखा है और A2 कंसंट्रेशन पे टी हाफ 2 दे रखा है और आपसे ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखना क्या लिखोगे आप, टी हाफ 1 इज इक्वल टू 1/A1 n माइनस 1 और टी हाफ 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A2 n माइनस 1। यदि मान लिया मैंने एन ऑर्डर रिएक्शन, आपको क्या दिया है पेपर में, A1 कंसंट्रेशन पे टी हाफ दे रखा है, A2 कंसंट्रेशन पे टी हाफ दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो आप क्या करोगे, A1 कंसंट्रेशन पे टी हाफ ये लिखोगे, टी हाफ 2 ऐसे लिखोगे, तो दोनों का ये क्या कर लोगे, रेशियो ले लोगे। तो टी हाफ 1/टी हाफ 2 क्या आ जाएगा आपका, A2/A1 n माइनस 1। पहला तो यही से कंपेयर हो जाएगा। फिर आप क्या करो, दोनों तरफ ln ले लो, ln टी हाफ 1/टी हाफ 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 ln A2/A1, यही आएगा। ln A/B, ln m/n को क्या लिख सकता हूँ मैं, ln m माइनस ln n लिख सकता हूँ। तो ये क्या लिखा जाएगा, ln टी हाफ 1 माइनस ln टी हाफ 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 ln A2/A1, या इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ln A2 माइनस ln A1, ये इधर आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस ln टी हाफ 1 माइनस ln टी हाफ 2 अपॉन ln A2 माइनस ln A1। इस इक्वेशन से आप या तो सीधे ये इक्वेशन लिखो 1 प्लस ln टी हाफ 1 माइनस ln 2, या फिर इससे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है ये। वरना आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे टी हाफ बढ़ रहा है तो जीरो ऑर्डर है, सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर है, कम हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसका आपको रेशियो लेके करना पड़ेगा। तो ये है आपका, यदि हाफ लाइफ दे रखा है अलग अलग कंसंट्रेशन पे तो आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 मोलर एंड 0.4 मोलर और टी हाफ आपको दे रखे हैं 200 सेकंड, 50 सेकंड, सॉरी 200 सेकंड एंड 50 सेकंड रेस्पेक्टिवली। और आपसे पूछा क्या है, ऑर्डर पूछा है। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, टी हाफ दे रखा है और ऑर्डर पूछा है। तो आपका फॉर्मूला क्या लगाना, आपको टी हाफ 1/टी हाफ 2 इज इक्वल टू A2/A1 की पावर क्या होगा, 1 माइनस n, वही होगा ना, सॉरी n माइनस 1 है ना। तो T1 कितना है 200, T2 कितना है 50, A2 कितना है 0.4, A1 कितना है 0.1 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 4 आ जाए 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर। आप पेपर में वैसे भी देख सकते हो कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, टी हाफ कम हो रहा है, तो जीरो ऑर्डर तो नहीं होगा। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन बढ़ती है, टी हाफ बढ़ता है।
फर्स्ट ऑर्डर में बढ़ती है सेम रहता है। अब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में आप को निकालना है तो आप देख सकते हो कि 4 गुणा हो रहा है तो 1/4 हो रहा है, दैट्स मीन ये होगा सेकंड ऑर्डर। एक लास्ट कंपेयर और देख लीजिए इसकी, यदि आपको कंसंट्रेशन और रेट दे रखी हो, कंसंट्रेशन ऑफ रेट दे रखी हो, आपको दे रखा है तीसरा C1 कंसंट्रेशन पे रेट क्या है R1 है और C2 कंसंट्रेशन पे रेट क्या है R2 है, तो उसका ऑर्डर निकालना है। तो आपको पता है कि रेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। n क्या है ऑर्डर, यानी कि R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 की पावर n और R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 की पावर n, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 की पावर n, इससे निकाल सकते हो। बाद में क्या लिख सकते हो, लोगोरिथम। तो ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n ln C1 अपॉन C2, लोगोरिथम लेके n पहले आ जाएगा, या ln R1 माइनस ln R2 इज इक्वल टू n ln C1 माइनस ln C2, तो n क्या आ जाएगा, ln R1 माइनस ln R2 अपॉन, इससे आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऑर्डर। रेट और कंसंट्रेशन आपको दे रखा है तो आप डायरेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हो। और चौथा आपको दे टाइम और कंसंट्रेशन। टाइम और कंसंट्रेशन यदि आपको देता है तो आपको निकालना पड़ेगा रेट कांस्टेंट। कब टाइम एंड कंसंट्रेशन आपको दे तो आपको निकालना पड़ेगा रेट कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, और हर क्वेश्चन का रेट कांस्टेंट कंपेयर करना पड़ेगा, जिसका इक्वल आ जाए वही आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा, वही आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये अपना है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कल हम इस पे बेस्ट जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल है वो करेंगे और नेट और गेट में जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। थैंक यू।